हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि हमारा क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट रहेगा एंड एनसीईआरटी का चैप्टर रहेगा 14th। तो इसको बड़े अच्छे ढंग से करेंगे एंड इसका जो वन शॉट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वन शॉट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम करने वाले हैं यहाँ पर सब चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब एन टाइप सिलिकॉन की बात कर रही है। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा तो वो प्योर होंगे सेमीकंडक्टर, बट एन टाइप है तो इसका मतलब उसमें एन ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपके पास ए बी सी डी में से कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट में बोला है इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवेलेंट्स एटम आर डोपेंट्स। ठीक है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर हैं बट ट्राईवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये तो बात गलत है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। अब यहाँ पर पेंटावेलेंट बात सही हो गई है एटम की डोपेंट की वाली, बट इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी वाली गलत है। ठीक है, तो ये भी नहीं यूज होगी, मतलब पहली और दूसरी ख़त्म है, वो नहीं करने वाले हम। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। हाँ, एन टाइप के अंदर होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं एंड एन टाइप कब बनते हैं? जब हम पेंटावेलेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डी को भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पता उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी हो। होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स तो गलत हो गया। ठीक है, तो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा आपका? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था इसका, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम आर द डोपेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सीधा बोल दिया यही स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, बट पी टाइप बोल दिया। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में क्या होता है भैया? होल्स ज़्यादा होते हैं। पी टाइप में क्या होता है? होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड जो डोपेंट होते हैं वो ट्राईवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राईवेलेंट होते हैं। तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ये बोल रहे हैं होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, तो बात ठीक हुई। ठीक है, ट्राईवेलेंट एटम आर डोपेंट, ट्राईवेलेंट एटम आर डोपेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कौन सा होगा? डी होगा हमारा करेक्ट। डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड में? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऐसे, ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जैसे ये कैल्शियम है, कार्बन है, ऐसे ये 4 हैं। ठीक है, ऐसे आपका सिलिका, तो यहाँ पे 4 होते हैं वैलेंस ऐसे, एंड इसी जर्मेनियम इस तरह से। फिर ये आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे बोल रहा है दीज आर करेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड। ठीक है, जिस तरह से ये दिखाए गए हैं, इनके एनर्जी गैप दिखाए गए हैं। ठीक है, जिनको ये EgC लिख रहा है कार्बन के लिए, EgSi लिख रहा है सिलिका के लिए, EgGe लिख रहा है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एंड कैसे है वो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो सिंपल सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो हम सिलिका एंड जर्मेनियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए सेमीकंडक्टर, बट कार्बन जो है एज ए इंसुलेटर ही बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो उसका एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका एनर्जी गैप, जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है, वो ऑप्शन पकड़ो। वो ऑप्शन कौन है? वो ऑप्शन है सी। ठीक है, और कोई ऑप्शन? और वो ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि सिलिका और जर्मेनियम में कौन सा ज़्यादा होता है, मतलब किसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। देखो जो जर्मेनियम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सिलिका का एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन विल बी सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आ गया आपके पास EgC ग्रेटर, फिर EgCSi मतलब लेस देन है ये उससे, एंड फिर उसके बाद ये Eg जर्मेनियम। मतलब सबसे पहले कम के हिसाब से देखें तो जर्मेनियम, उससे ज़्यादा होता है सिलिका का, एंड सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर। इसमें क्या बोला गया है?
इन एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन, कि जब अनबाइस्ड होता है पी एन जंक्शन, ठीक है, अनबाइस्ड मतलब कोई बैटरी आपने नहीं लगाई है एंड आप पी और एंड को जोड़ रहे हैं, पी एंड एन को, तो होल डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। बिकॉज क्यों होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, हो सकता है, बताइएगा। सेकंड ये बोल रहा है दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, द होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू एन रीजन। फिर क्या ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। देखो, इन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन की अगर हम बात करें तो जो होल होते हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे कहाँ से, पी टू एन रीजन। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो होल्स कंसंट्रेशन है पी रीजन वो हाई होगी एज कम्पेयर टू एन रीजन, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आई बेटा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, ये सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एंड देखो किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। इन्होंने बोला व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, जब एक फॉरवर्ड बायस अप्लाई की जाती है किसी एक पीएन जंक्शन को तो क्या क्या केस हो सकते हैं। रेजिज द पोटेंशियल बैरियर, नहीं, पोटेंशियल बैरियर तो घटता है। रेजिज द पोटेंशियल बैरियर मतलब ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, घटता है वो। रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर्स करंट टू जीरो, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव तो ये तो हो ही नहीं सकता। रेस पोटेंशियल बैरियर ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर्स को थोड़ा रिड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है वो घटती है तो उसका एक्रॉस जो पोटेंशियल होगा मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है ये एडिशनल का क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें आप देखिएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज दिस, सिलिकॉन एटम्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। दिस इज डॉप्ड साइमल्टेनियसली विद 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक एंड 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखो, जब आप किसी चीज़ को डॉप करोगे किससे, आर्सेनिक से, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बनेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो बनेंगे। इंडियम के केस में क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। लिख देते हैं इस चीज़ को कि आर्सेनिक के केस में क्या हो रहा है, आर्सेनिक के केस में कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। एंड जो इंडियम है उसके केस में क्या हो रहा होगा, वैकेंसी बनेगी। वैकेंसी मतलब होल्स बनेंगे। तो मतलब ये एन टाइप के लिए कुछ कह सकते हो आप, ठीक है, एंड ये पी टाइप के लिए कह सकते हो आप, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। एंड प्योर के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, किसके अंदर डाल रहे हैं, प्योर के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा कि जब हम इम्प्योरिटीज़ को डाल रहे होंगे तो इन्होंने एक इम्प्योरिटी डाली, कौन सी, आर्सेनिक, तो उससे क्या बन रहे हैं, कितने डाले उन्होंने, एक बात देखो इन्होंने कितने डाले, 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस बाय द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिटिव्स, मतलब जो इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 5 × 10⁻22 यही बने। एंड नंबर ऑफ होल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ होल्स कितने बन रहे हैं, 5 × 10⁻20 यही बन रहे हैं। क्लियर है। तो अब एक बात देखो, कौन इनमें से ज़्यादा है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो देखो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक चीज़ ज़्यादा में है, एक चीज़ कम में है, तो हम एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे Ne-NH। तो ये Ne-NH क्या आएगा, ये Ne-NH नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो आने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल है, ठीक है।
तो Ne माइनस NH एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। जब आप इसको करोगे 5 इंटू 10⁻22 माइनस 5 इंटू 10⁻20, तो आपके पास आंसर आएगा 4.95 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻22 आएगा। ठीक है, 4.95 इंटू 10⁻22 मीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे अब मिल चुके हैं। अब यहाँ पर कॉमन सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ होल से। तो ये क्या होगा? एन टाइप होगा। क्या होगा? एन टाइप होगा। साथ में इसने बोल दिया यहाँ पे क्या? साथ में इसने ये भी तो बोला ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, होल्स निकालने हैं। तो होल्स के लिए हमें एक सिंपल सा रिलेशन पता है, क्या? कि जो Ni कंसनट्रेशन होती है का स्केयर NeNH के इक्वल होता है। NeNH, तो NH आपको निकालना है, तो Ni का स्केयर अपॉन Ne। तो Ni कितना दे रखा है? Ni तो साफ दिख रहा है आपको कितना दे रखा है भाई। Ni दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है Ni 1.5 इंटू 10⁻16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, मीटर इनवर्स क्यूब। एंड इसका करना है क्या? स्केयर। नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी लिखे थे 4.95 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये एंड इसको सोल्व करिए, आपके पास आएगा 4.54 इंटू 10⁻9 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। एंड फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका एडिशनल एक्सरसाइज का है। किसका है? एडिशनल एक्सरसाइज से है आपका चैप्टर नंबर 14 का। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज दिस। एनर्जी गैप दे रखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट्स होल मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मतलब यहाँ पर होल थोड़े से कम है, मीन्स मेजोरिटी कैरियर्स आपका इलेक्ट्रॉन है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कंडक्टिविटी एट 600 केल्विन and that at 300 Kelvin. Assume that the temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni is given by this. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने से आपको शायद ना समझ में आए, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसने आपसे रेशो पूछा है किसका? कंडक्टिविटी का। तो हम कंडक्टिविटी के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू E प्लस NH म्यू H से होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये कैसा है? इंट्रिंसिक है। ये कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब NE NH ये सब क्या है? इक्वल है इस तरह से। क्लियर है? और दूसरी बात इन्होंने बोली है क्या यहाँ पे, कि ये जो है मच स्मॉलर देन है, इसके अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से। सो कंडक्टिविटी जो होगी वो किसकी वजह से हो रही है? सो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो मतलब सिग्मा हम कैसे लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं हम NE म्यू E एंड साथ में E से लिख सकते हैं। मीन्स कंडक्टिविटी आपको अब ऐसे लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक इसको कर दिया। एंड यहाँ पर इन्होंने साथ में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? यहाँ पर देखियो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है ये? द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसनट्रेशन Ni इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ये गिवन है, इसको लिख लेते हैं। गिवन कि जो Ni है वो N0 EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल माइनस EG एनर्जी गैप, नीचे 2K B इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो दिया हुआ है, एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा? अभी एक सिंपल बात हमने बोली है कि जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब सिग्मा क्या हुआ? ENI मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने NI यहाँ पर? ये देखो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? चलिए आगे देखिए, Ni लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया म्यू E। क्लियर है इतनी चीज़? अब इसके बाद तो E एंड म्यू E ये पड़ा रहेगा यहीं पे। चलो जी, E एंड म्यू E यहीं पे है।
एन आई की वैल्यू क्या है, दे रखी है, कितनी है, एन नॉट क्या है, एन नॉट ई माइनस ई जी बाय 2kBT। पावर में है ये, किस में है ये, पावर में है। ठीक है, सिंपल हुआ, सिंपल हुआ। चलिए, तो यहाँ पर इतने चीज़ को आप कर लो, बॉक्स में रख लो। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई कि जो ये बाकी की साथ में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वाली चीज़ें ई म्यू ई एंड साथ में ये एन नोट, इनको हम क्यों ना एक कांस्टेंट बोल दें। एंड इसको हमने एक बोल दिया कांस्टेंट, इसको हमने बोल दिया क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट ई माइनस ई जी अपॉन 2kBT। मीन्स कहने का मतलब सिग्मा नोट कांस्टेंट है एंड उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू ई म्यू ई एंड एन नोट से डिफाइन हुई है। ठीक है, म्यू ई एन नोट एंड ई से डिफाइन हो गई है, इसको मैंने बोल दिया क्या, कांस्टेंट। क्लियर हुआ। अब ये आपसे सिंपली क्या बोल रहा है, रेशो बोल रहा है। तो आप एक बार किस टेम्परेचर पे बोला है इसने, एक बार 600 केल्विन पर बोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी निकाल देंगे, कंडक्टिविटी एट 600 केल्विन। क्लियर है। तो सिग्मा 1 मतलब अभी स्टार्टिंग में एक के लिए मैं निकाल रहा हूँ ना, तो पहले एक को निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सिग्मा नॉट ई माइनस ई जी दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ई जी इज दिस, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या दे रखा है ये, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे 2kB की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है, 600, तो 600 लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से मैं कंडक्टिविटी लिख दूंगा कहाँ पर, कंडक्टिविटी एट 300 केल्विन लिख दिया। फिर से वही, अब इसको दूसरा नाम दिया सिग्मा 2, क्या हुआ, सिग्मा नॉट ई माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 2kB एंड साथ में 300 केल्विन उसने बोला था तो वो लिख दिया। एंड अब वो रेशो बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है वो, रेशो बोल रहा है। तो एक इक्वेशन इसको नाम देते हैं, दूसरी इसको नाम दे देते हैं, एंड 1 रेशो कर देते हैं किसका, सेकंड का, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास आएगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। ठीक है, जब मैं राइट हैंड साइड के पोर्शन को सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा ई माइनस, पावर में चला जाएगा ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 600 kB। ठीक है, माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 300 kB। क्लियर है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई रेस टू पावर कितना आ जाएगा, ई रेस टू पावर हमारे पास आएगा आफ्टर सॉल्यूशन 11.6 एंड एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है कितनी भैया, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718, मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2.718 एंड उसके ऊपर पावर है 11.6 है आपके पास। ठीक है, तो ये होता है आपका रेशो निकालने का तरीका। क्या होता है ये, रेशो निकालने का तरीका। तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं ईजिली एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है। करंट जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। आई नोट को क्या बोला जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। ठीक है, वी जो है वो वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड एंड ये कैसी है, पॉजिटिव है, मीन्स फॉरवर्ड बायस एंड नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस। ये सारी चीज़ें हमें पता है। आई इज़ द करंट थ्रू द डायोड है एंड के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की गई है जिसको टी बोला गया है। एंड यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी कि इफ़ फॉर ए गिवन डायोड आई नोट मीन्स रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर इतना है एंड टेम्परेचर 300 केल्विन है, तब हमें ये अलग अलग पार्ट्स करने हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इनमें ये क्या बोल रहा है, जैसे ए की बात करें, व्हाट विल बी द फॉरवर्ड करंट एट ए फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ दिस, मतलब फॉरवर्ड करंट की बात कर रही है। ठीक है, कितनी वोल्टेज पर बात कर रही है, ये 0.6 वोल्टेज पर बात कर रहा है आपसे। ठीक है, 0.6 वोल्टेज पर। फर्स्टली देखो हमें क्या दे रखा है,
करंट दे रखा है, करंट की रिलेशन पता हमें, ये दे रखी है। चलो तो इसको पहले क्या करें, अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये क्या है, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे EV/kBT। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वोल्टेज उसने दे रखी है कितनी, 0.6 पर वो बोल रहा है। नीचे केबी तो दे रखा है कितना है, 8.6 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल बना लो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर है तो कितना टेम्परेचर उसने बोला है, 300 पर बोला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 23.26 हमारे पास आ जाएगी। मतलब कि करंट हमारे पास इस इक्वेशन से है I=I0 एक्सपोनेंशियल एंड EV/2kBT -1 इससे दिया हुआ है। तो इसका मतलब I=I0 एंड I0 की वैल्यू अब कितनी दे रहा है वो, ये देखो बोल रहा है कितनी, ये होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, तो I0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास I=I0 इज़ 5 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में जो चीज़ है उसको हमने सोल्व कर ही लिया है, वो कितना है 23.6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23.26 -1, 23.26 -1, तो यहाँ से इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 10⁻12, ई की वैल्यू फिर से वही कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है भाई 2.718 एंड इसको सोल्व करेंगे तो 23.26 होगा, ठीक है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की फैक्टर में मतलब डेसिमल में जो पावर होती है उसको थोड़ा अंदाजे से लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास -1, तो मीन्स जब आप आई निकालोगे तो आई आएगा आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन 0.063 एम्पियर, ठीक है। ये था आपका 6 वोल्ट के लिए। अब आपको क्या करना है, वो बोलेगा बी पार्ट में, ए हो गया, बी पार्ट में वो क्या बोलेगा 7 वोल्ट के लिए। तो कुछ नहीं करना, EV/kBT की वैल्यू निकालनी है दोबारा से, बस वो वोल्ट कितने के लिए निकालनी है 0.7 वोल्ट के लिए निकालनी है। बाकी सारी चीज़ें वही चलने वाली है, वही टेम्परेचर चलेगा, सब कुछ वही चलेगा, ठीक है। समझ में आया, चलिएगा। तो सी की बात करते हैं, व्हाट इज़ डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा है ये, इन एक्चुअली रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की, बट डायनेमिक बोल रहा है, तो इसका मतलब चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें यही चीज़ निकालनी होगी, जैसे कि हम जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट लेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा उसकी वैल्यू होगी 3.035 एम्पियर, 3.035 एम्पियर। लेकिन जब हम 0.6 वोल्ट ले रहे होंगे तो आंसर आएगा 0.063 एम्पियर, ठीक है। तो फर्स्टली हम करंट का चेंज निकाल लेंगे यहाँ से। तो चेंज कैसे निकाल सकते हैं, 3.035 माइनस करेंगे किससे, माइनस कर देंगे किससे भाई 0.063 से, एंड ऊपर वोल्टेज 0.7 बोली है, इससे पहले 0.6 बोली थी, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.0336 ओहम, ठीक है। तो जिन बच्चों को एक्सपोनेंशियल नहीं आते हैं वो एक बार एक्सपोनेंशियल की वीडियो देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल अगर आपको फाइंड आउट करना आता है तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के डी पार्ट पे देखिए, व्हाट विल बी द करंट इफ़ रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। देखो इन्होंने बोला है कि वोल्टेज चेंज हो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो ऑलमोस्ट I0 के इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा, I0 के इक्वल ही होगा। मतलब इसका मतलब जो डायोड है वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डायनेमिक रेजिस्टेंस को पोसेस कर रहा है, सिंपल है ये, ठीक है। या फिर आप समझ नहीं आ रहा है, इससे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप करिएगा। क्यों, क्योंकि देखो सारी वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ यहाँ पर अब इसने वोल्टेज क्या बोल दिया है कि एक बार 1 वोल्ट है, एक बार 2 वोल्ट है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका करंट आना कितना है, लगभग इतना ही करंट आएगा, लगभग आपका इतना ही करंट आएगा, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज़ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ़ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़। देखो
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, हाफ वेव की। हाफ वेव में जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो अगर हम वेव फॉर्म बनाएं इनपुट के लिए तो वेव फॉर्म बनती थी ऐसे, ऐसे बनती थी ना। अगर हम आउटपुट बनाएं हाफ वेव रेक्टिफायर की तो वो इस तरह से होती थी, इस तरह से, ठीक है। मतलब हमें क्या होता था कि जो रिपल्स हैं वो एक ही मिलता था। तो इसका मतलब जो आपको तरीका होता है निकालने का आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो वो होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। वो कितना होगा, वो होगा मतलब कितने रिपल्स एक बार में आपको मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रिपल्स इन फुल साइकिल इनटू फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रिपल एक साइकिल में कितने मिल रहे हैं, ये एक साइकिल यहाँ तक होगा तो एक ही रिपल मिल रहा है, तो 1 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्स। कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्स। फुल वेव में क्या होगा, फुल वेव में होता है कि हमें एक और रिपल मिल जाता है, ठीक है। मतलब एक साइकिल के अंदर 2 रिपल मिलते हैं, तो 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्स। कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे आपको बैंड गैप दे रखा है इतना। कैन इट डिटेक्ट ए वेवलेंथ ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी दी हुई है, या फिर आप एक बात ये बोल सकते हो कि बैंड गैप जो दे रखा है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपसे पूछने लग गया कि जो वेवलेंथ है, मतलब जो लाइट है, ये उसको डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा फोटो डायोड, क्योंकि फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एनर्जी निकालेंगे जो कि होगी, एनर्जी निकालेंगे E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। मीन्स एच फ्रीक्वेंसी होता है, सी बाय लैम्डा हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 किसकी वैल्यू, एच की। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। नीचे है वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 6000 नैनो 10⁻9 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 10⁻9 मीटर, क्लियर है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा 0.207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाई एनर्जी, कितनी एनर्जी आई, ये एनर्जी आई, लेकिन इन्होंने एनर्जी गैप कितना दे रखा है, एनर्जी गैप दे रखा है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे पता लग रहा है आपको, यहाँ पे पता लग रहा है कि ई जो है वो तो बहुत कम है, किससे, एनर्जी गैप से। तो इसका मतलब जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड, ठीक है, एनर्जी गैप का मतलब क्या होगा कि उतना एनर्जी गैप जब खत्म हो जाएगा तभी तो डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोटो डायोड है वो क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट डिटेक्ट द रेडिएशन, कैन नॉट डिटेक्ट द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर, 6000 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बोला गया है द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। आपको यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, किसकी दी हुई है, सिलिकॉन डायोड की दी हुई है, एंड कैलकुलेट करने को बोल रहा है रेजिस्टेंस किसका, डायोड का। कंडीशन बोल रहा है कि जब आपका करंट कितना हो, 15 मिली एम्पियर हो, एंड VD कितना हो, -10 वोल्ट हो। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ID अगर आपको 15 मिली एम्पियर दे रखा है तो उसके लिए हमें वोल्टेज नहीं पता, एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं पता, तो कहीं ना कहीं हमें एक इंटरवल यहाँ पर लेना होगा करंट एंड वोल्टेज का टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है फ्रॉम फिगर से हमें दिख ही रहा है यहाँ पर कि करंट जब 20 मिली एम्पियर है, जब करंट कितना है 20 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी है 0.8 है, वोल्टेज कितनी है 0.8 वोल्ट है आपके पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड जो ये 0.5 है, ये 0.5 का मतलब ये नहीं है कि ये इसके लिए है, ये आगे की तरफ और शिफ्ट है, मतलब ये यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर कहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। आप दूसरी बुक में कहीं देखोगे तो ये -1 इधर लिखा होगा, तो दैट्स वाई ये 0.5 आगे की तरफ थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इस तरह से आइडिया लगाएंगे कि जो ID आपको 10 मिली एम्पियर दे रखा है, वहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट हो सकती है,
कितनी हो सकती है 0.7 वोल्ट। मतलब इस इंटरवल में एंड यहाँ से 0.8 से 0.7 के बीच में मैं करंट निकाल दूंगा जिसके बीच में ये लाई कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज का चेंज आ जाएगा। कितनी है वोल्टेज 0.8 माइनस 0.7, नीचे क्या आएगा करंट कितना है 20 एंड -10 तो 10 मिली इज 10 - 3। क्लियर। तो ये हुआ आपके पास क्या 0.1, ये हुआ 10 एंड ये चला गया ऊपर आपके पास एंड इस पॉइंट का एक और 10 नीचे आ गया, ये कट गया यहाँ से, तो ये इससे कट हुआ, ये इससे, तो आपके पास आंसर आया कितना 10 ओहम। ये कितना आया आंसर आपके पास 10 ओहम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है, ये आंसर जो है ये आपका रेजिस्टेंस है किसका, जब इन्होंने करंट कितना दिया था 15 मिली एम्पियर दिया था। अब यहाँ से देखिए दूसरे पार्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना जब आपकी वोल्टेज कितनी है -10। तो देखो -10 जब वोल्टेज है तो उस टाइम करंट कितना है, उस टाइम करंट कितना है -1 माइक्रो एम्पियर है, -1 माइक्रो एम्पियर। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बी पार्ट के अंदर कि आपको वोल्टेज दी हुई है कितनी -10, ठीक है। उस टाइम करंट कितना है -1 माइक्रो, 10 - 6 एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होगा रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल है, -10 मतलब V एंड नीचे I कितना है -1 एंड 10 6 चला गया ऊपर, प्लस का 10 6 चला गया ऊपर, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ऊपर हो गया 10 7 ओहम। तो इस तरह से आपको करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर पहले से ही लिख दिया गया था। क्यों लिख दिया गया था, क्योंकि इस आंसर के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, तो दैट्स वाई उसको बोल के नहीं समझा जा सकता, थोड़ा लिखा हुआ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर, ये माना जाता है कि जो करंट होता है फॉरवर्ड बायस में वो ज़्यादा होता है देन द करंट इन रिवर्स बायस, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस 0 होता है, मीन्स बिल्कुल माइनर कम होता है, दैट्स वाई करंट वहाँ पे ज़्यादा होता है, एंड रिवर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कारण है कि फिर भी हम जो फोटो डायोड है उसको रिवर्स बायस में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो ऑन इल्यूमिनेशन मतलब जब आपने रेडिएशन उसके ऊपर डाली, लेट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेटेड, ये हमने मान लिया कि जब आपने रेडिएशन डाली किसके ऊपर, फोटो सेल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड होल जो हैं वो जनरेट हो गए, मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हो गए, जिनको मैंने बोल दिया क्या डेल एन एंड डेल पी। मतलब डेल एन क्या है वो इलेक्ट्रॉन है एंड डेल पी क्या है वो होल जनरेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके नंबर ऑफ होल्स हैं एन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कि स्टार्टिंग में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन, सिंपल है इतनी चीज़, और होल्स कितने हैं पी। जब आपने उसके ऊपर इल्यूमिनेशन किया है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल अब क्या हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस डेल एन हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस डेल एन हो जाएगा, एंड पी डैश क्या हो जाएगा पी प्लस पी डेल पी हो जाएगा। इसमें समझाया गया आपको कि एन डैश एंड एन पी कब है, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन है कब, एक पर्टिकुलर इल्यूमिनेशन पर, एंड जो ये P है एंड N है ये स्टार्टिंग है जब हमने कोई भी यहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं किया था, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई है, कि ये पोर्शन क्या कुछ कह रहा है, ये सारा हमें इतना समझ में आ गया। अब इस पोर्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिमेंबर, तो यहाँ पे एक ई और आएगा, रिमेंबर और एम भी आएगा, ठीक है। रिमेंबर ऑन, यहाँ पर देखिए कि जो डेल एन है एंड डेल पी है वो कैसे हैं, इक्वल है। क्यों है, एक सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतने ही होल बनेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दैट्स वाई डेल एन एंड डेल पी जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका मतलब ये लिख दिया, ठीक है। एंड दूसरी बात कि यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा होगी, एन ज़्यादा होंगे, क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ये एन चीज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शनल चेंज निकाल के देखें इनका, देखो डेल एन बाय एन करके देखें एंड डेल पी बाय पी करके देखें, तो फ्रैक्शनल चेंज में हमें कुछ अलग सी चीज़ दिखी। क्या चीज़ दिखी
कि देखो फोटो डायोड है एंड उसके अंदर हमने बता दिया कि जो इल्यूमिनेशन होता है उसकी वजह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होल्स, मीन्स पॉजिटिव कम हुए। तो अगर हम फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं तो देखो डेल एन डेल पी है तो इक्वल है, लेकिन एन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी, तो दैट्स वाई जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ये डेल एन बाई एन का और डेल पी बाई पी का, वो कैसा हो सकता है कि डेल एन बाई एन का जो फ्रैक्शनल चेंज है वो कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो ये सही बात हो गई कि हाँ इन्होंने ठीक कहा कि ये नेगेटिव रीजन में काम कर सकता है। कैसे? सो वी कैन से स्टेट दैट द फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू द फोटो इफेक्ट, we can state that the fractional change due to the photo effect on minority carrier dominated reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in forward bias current। ठीक है, समझ आया कि देखो यहाँ पर जो ये फ्रैक्शनल चेंज होता है ये स्लाइटली क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। अब एक कॉमन सी बात बताओ, ये चीज़ ज़्यादा है, एन तो ज़्यादा है, ये बोला है ना एन ज़्यादा है, तो ये चीज़ टोटल जो होगा वो कम आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इस पोर्शन की वजह से हमने बोल दिया कि जो आपका फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस करंट को जो है हम इजीली मेज़र कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द फॉरवर्ड बायस करंट, एज़ कम्पेयर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एंड इसको एक बार और अच्छे से पढ़ के देखिएगा, बहुत जल्दी आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई आर सिलिका एंड गैलेनियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। कि जो सिलिका है एंड जो गैलेनियम आर्सेनाइड है वो ही क्यों प्रेफर किए जाते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो सिलिका होता है उसका जो एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एंड जो गैलेनियम आर्सेनाइड होता है उसका 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मीन्स ये ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इनका एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, मीन्स ज़्यादा हीट देने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर थोड़ी देर बाद इजीली जनरेट हो सकते हैं। तो दूसरी बात कि जो सिलिका है एंड जो गैलेनियम आर्सेनाइड का कॉम्बिनेशन है ये क्या करते हैं, हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है इनका, हैव हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मीन्स सोलर सेल में क्या होता है कि लाइट जितनी डलेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, करंट बनेगा एंड वो बैटरी में स्टोर हो जाता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली बता दिया कि सिलिका का एनर्जी गैप इतना है, गैलेनियम आर्सेनाइड का इतना है एंड इन दोनों के पास, सिलिका एंड गैलेनियम आर्सेनाइड कॉम्बिनेशन के पास जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, मतलब एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है हीट को, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई सिलिका एंड गैलेनियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर द सोलर सेल, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का एंड इसमें हमने चैप्टर नंबर 14 के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर अच्छे से समझ में आ जाता है एंड वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड इस चैनल को, अगर आपका थोड़ा सा भी ये फ़ायदा कर रहा है चैनल, तो शेयर कर देना एंड पता लगना चाहिए कि सुनील सर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।